हेलो दोस्तों, नमस्कार। KDGS क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप कुमार भारती है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था भोजन के परिभाषा को देखा था कि उसको भोजन की आवश्यकता किसी भी मनुष्य को या किसी भी प्राणी को या जीव जंतु को क्यों पड़ती है, तो हम लोगों ने उसको देख लिया था। और हम लोग और दूसरी हेडिंग देख रहे थे कि भोजन प्राप्त करने के आधार पर जीवों को या पक्षियों को कितने भागों में बांटा गया था। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसको देखा था कि उसमें क्या है कि एक शाकाहारी है, दूसरा मांसाहारी है, तीसरा जो है सर्वाहारी है। और इन जंतुओं को हम लोग देखे थे और इसको बहुत अच्छे से परिभाषित किया था। और जाते अंत में हम लोग ने क्या किया था कि जो संतुलित आहार है उसको हम लोग ने डिफाइन किया था। तो अभी हम लोग जो इस वीडियो में जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो होगा भोजन का घटक। तो भोजन के घटक कितने प्रकार के होते हैं, भोजन के घटक को क्यों आवश्यकता पड़ गई हमारे जीव जंतुओं को और मनुष्य के शरीरों को, कौन सी ऊर्जादायक होते हैं, कौन शारीरिक वृद्धि करते हैं, क्यों रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग भोजन के घटक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी परिभाषा को कि भोजन के घटक के परिभाषा क्या होता है। तो सबसे पहले जो होता है भोजन के मुख्य घटक क्या कहते हैं, हमारे शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। कैसे करते हैं? पहला पॉइंट है हमारे शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। तीसरा क्या होता है, रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि भोजन के जो घटक हैं, भोजन मुख्य उनका क्या होता है, कार्य क्या होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, हमारे शरीर में वृद्धि या विकास की धारणा को एग्रेसिव करते हैं, लागू करते हैं। और तीसरा क्या होता है, रोगों से लड़ने के लिए हमको सहायता प्रदान करते हैं। तो हम लोगों ने भोजन के घटक को, उसकी परिभाषा को देखा है। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि पोषक तत्व कौन कौन से, इसके जो घटक हैं, भोजन के घटक कौन कौन से हैं, उनको मुख्य रूप से हम लोग 3 भागों में बांट के देखेंगे। भोजन के घटक को 3 भागों में हम लोग बांटेंगे।
भोजन के घटक 3 भागों में हम लोग बांट रहे हैं। ठीक, पहला भाग होगा ऊर्जा प्रदान करने के आधार पर। ठीक दोस्तों, दूसरा होगा शारीरिक वृद्धि के आधार पर। तीसरा होगा रक्षात्मक आधार पर। रक्षात्मक आधार, तो इसमें हम लोग पहला भाग देखा कि ऊर्जा प्रदान करने के आधार पे, शारीरिक वृद्धि के आधार पे और रक्षात्मक आधार पे। तो हम लोग देखेंगे कि ऊर्जा हमको प्रदान करने वाले कौन कौन से पोषक तत्व हैं या उसके घटक हैं। तो इसमें हमारा पहला आएगा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा वसा। वसा और शारीरिक वृद्धि के आधार पर कौन कौन से आएंगे? शारीरिक वृद्धि के आधार पर पहला आएगा प्रोटीन, दूसरा आएगा खनिज लवण और तीसरा आएगा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट रक्षात्मक आधार का मतलब जो हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर में जो सुरक्षा मतलब रोगों से लड़ने के लिए जो काम करते हैं, उनका क्या काम होता है, वो कौन से पोषक तत्व होते हैं? वो होते हैं, एक ही है, वो होता है विटामिन। विटामिन। तो हम लोगों ने देखा कि पोषक तत्वों को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा। मेनली रूप से हमारे पोषक तत्व जो होते हैं, अभी इसको हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद इसको हम लोग डिफाइन करेंगे अच्छे से। तो हम लोगों ने देखा कि ऊर्जा प्रदान करने के आधार पर कार्बोहाइड्रेट, वसा, शरीर को वृद्धि देने वाले कौन कौन से हैं, खनिज लवण है, घटक है, पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं, वो प्रोटीन है, खनिज लवण है और कार्बोहाइड्रेट्स है। और रक्षात्मक जो सुरक्षा प्रदान करते हैं रोगों से लड़ने के लिए, वो विटामिन हैं। तो दोस्तों हम लोग देख लिए। अब पोषक तत्वों को हम लोग देखते हैं कि मेनली जो होते हैं पोषक तत्व, मुख्य रूप से जो पोषक तत्व होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है खनिज लवण, पांचवा जो है विटामिन। इसके अलावा 2 ऐसे जो तत्व हैं जो उनको पोषक तत्व तो नहीं कहेंगे, लेकिन शरीर में उसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। यदि उनका वो नहीं रहे हमारे शरीर में तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे रुक्षांश, इनका क्या काम होता है? ये पोषक तत्व नहीं होते, इनका कोई सहायता नहीं होता है, लेकिन ये पाचन की भूमिका निभाते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई ऐसी गरिष्ठ भोजन चला गया या कोई ऐसे इलीगल जो एलिमेंट है वो चले आए, तो उनको पचाने के लिए सहायक होते हैं। तो रुक्षांश का काम ये होता है पचाने का शरीर में। और दूसरा जो जल होता है, जल का भी कोई काम नहीं होता है, लेकिन वो क्या करता है कि संतुलित करता है। जो वातावरण होता है, तापमान को संतुलित करने में जल का मुख्य काम होता है। और जो कि जल क्या होता है, एक तो जल होता है H2O से मिलता है, और जल जो होता है दूध में मिलता है, और जल जो होता है किसी रसदार फल फूल में मिलता है। तो जल ऐसे मिल जाता है, लेकिन जल हमारे शरीर के लिए डिहाइड्रेट होने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो हम लोग देख लेते हैं पहला कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा वसा
तीसरा प्रोटीन, चौथा खनिज लवण, पांचवा विटामिन, और जो छठवां है क्षांश, सातवां जो है जल। तो मुख्य रूप से इन 7 लोगों की आवश्यकता हमारे शरीर में विकास, वृद्धि और ऊर्जा प्रदान करने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए मेनली इन 7 तत्वों की आवश्यकता होती है। तो हम लोग अब चल के देखेंगे एक एक तरीके से, एक एक लोगों को, जैसे कार्बोहाइड्रेट की स्रोत क्या होता है, इसकी कमी से या इसकी अधिकता से कौन से रोग होते हैं, तो इसको देखेंगे। वैसा उसी तरह से 5 को हम लोग 7 को अलग अलग तरीके से अच्छे से देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स से दोस्तों मैं बताऊं कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है हमको त्वरित ऊर्जा प्रदान करने में क्षमता रखता है। इसकी जो होती है वो त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, और ये जो ऊर्जा का होता है वो सर्वोत्तम ऊर्जा का स्रोत है। और इसे क्या कह सकते हैं कि ये ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। ये जो है ना शारीरिक वृद्धि में भी, विकास में भी इसका मुख्य काम होता है। तो यदि कार्बोहाइड्रेट्स का हम ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं, ज़्यादा क्या कहते हैं कि सेवन कर लेते हैं, तो हमको मधुमेह रोग हो सकता है। तो अब जैसे क्या कहते हैं, जैसे त्वरित तो ऊर्जा प्रदान करने का मतलब ये है कि हमें किसी धावक अगर दौड़ कर रहा है तो उसको क्या होता है कि उसको पानी की कमी होती है। तो अगर उसको डायरेक्ट पानी दिया जाएगा तो वो डिहाइड्रेट हो जाता है, उसको पानी पचता नहीं। तो उसमें क्या होता है, कुछ मीठा या कुछ ऐसा पदार्थ मिला कर दिया जाता है जो मीठा हो, तो उसको उसकी मतलब कि बहुत जल्दी से पानी लगता नहीं है और उसको आगे एनर्जी देने में काम करता है। तो अब देखते हैं हमको इसका क्या है। यह क्या करता है, यह त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा क्या करता है, यह ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। तीसरा यह शारीरिक वृद्धि में भी सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, इसका तो कार्य हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका स्रोत क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत, तो हम लोग देखेंगे स्रोत क्या है। स्रोत में आ जाएगा बाजरा, चावल, मक्का, गन्ना, आलू। ठीक है दोस्तों, मक्का, बाजरा और अनाज, गेहूं, मूंग के अनाज, गेहूं। तो दोस्तों हम लोग देख लिए कि इसका स्रोत क्या क्या है। तो अब देखिए चावल में कितना कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलता है, आलू में, गन्ना में और मक्के में। तो इनसे क्या होता है कि हमको कार्बोहाइड्रेट्स की पूर्ति होती है। तो हम लोग अब दूसरा देखेंगे, इससे इसका ज्यादा सेवन हम करेंगे तो क्या होता है कि हमें मधुमेह नामक रोग होता है।
और इसको अब देखें, जैसे कोई बीमार हो जाता है, कोई व्यक्ति या पुरुष या बच्चा कोई बीमार होता है, तो उसको हमको पानी का बोतल चलाया जाता है, तो उसमें इसी कार्बोहाइड्रेट्स का क्या कहते हैं उपयोग हुआ रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब ग्लूकोज का मतलब C6H12O6, इसको 1:1 के अनुपात में चढ़ाया जाता है। तो वो हल्का सा होता है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे लाइट वर्जन होता है, जो बॉटल जैसे जो किसी बीमार व्यक्ति को दिया जाता है। तो हम लोग देखते हैं अब इसके आगे जो है, हाँ ये ऊर्जा वाला होता है, ऊर्जादायी जो होता है पोषक तत्व, तो ऊर्जा देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अब ऊर्जा वाले में हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए हैं। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वसा। वसा को देखते हैं। वसा क्या होता है? फैटी होता है, वसीय अम्ल से बना होता है वसा। वसा क्या है? वसा ये वसीय अम्लों से बना होता है। वसीय अम्लों से बना होता है। ठीक दोस्तों, यह ऊर्जा का सर्वाधिक भंडार रखता है अपने पास। ऊर्जा का सर्वाधिक भंडार होता है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है वो सर्वोत्तम होता है, ये सर्वाधिक होता है इसके पास। अभी हम लोग देखेंगे कैसे उसको करते हैं। और ये क्या करता है, बस इसमें जो है ऊर्जा, इसमें क्या होता है, जो वसीय होते हैं, वसीय पदार्थ होते हैं, इसमें क्या करते हैं बहुत देर से, ये क्या होता है, यह कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के बाद इसका पाचन शुरू होता है। ठीक दोस्तों, ये सबसे इसका जो पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट सबसे त्वरित रूप से तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। उसके बाद जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा खत्म हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन ऊर्जा देना शुरू कर देती है। इसके बाद क्या होता है कि जब प्रोटीन भी शरीर में खत्म हो जाती है, तब ही इसका नंबर आता है। इसका नंबर तीसरे नंबर पर आता है। इसीलिए ये बचा रहता है, कभी इसका यूज बहुत लेट में होता है, तब ये जमते आदमी मोटापा का शिकार हो जाता है। जैसे अब पहले इसका हम लोग स्रोत देख लेते हैं, इसका स्रोत क्या क्या है। स्रोत देख लेंगे, इसके बाद इसके बारे में और थोड़ा सी चर्चा। तो स्रोत क्या है? वनस्पति घी, ठीक, जिसमें क्या आएगा, नारियल आएगा, नारियल का तेल, ठीक, सूरजमुखी आएगा, सरसों आएगा, सरसों, सोयाबीन, घी, दूध से बने उत्पाद, ठीक, मांस आएगा,
मांस, मांस आएगा, मांस है, यहाँ पर हम लिख देते हैं थोड़ा सा, मांस है, अंडा है, मछली, ठीक दोस्तों, बादाम, अखरोट, ठीक दोस्तों, और मूंगफली भी आती है, और इसके अलावा बहुत सारे हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आपका काम इतने से हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि वनस्पति घी है जिसमें नारियल तेल है, सरसों का, सूरजमुखी है, सरसों का तेल है, सोयाबीन है, घी है, दूध है, दूध से बने उत्पाद है, मांस है, और क्या कहते हैं, अंडा है, मछली है, बादाम है और अखरोट है। ये इसका स्रोत हो गया। अब इसकी अधिकता से जो बसीय अम्ल होते हैं उसकी अधिकता से क्या होता है, व्यक्ति के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, और जैसे क्या कहते हैं कि अगर उसकी सांस फूलने, सांस संबंधित रोग हो जाता है, और जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी त्वचा में रूखापन आने लगता है, उसकी आंखों में जगह जगह पर उखड़ापन आने लगता है, सूज जाता है, और क्या कहते हैं कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि जैसी बहुत सारी रोगों का कारण होता है। अगर इसको संतुलित मात्रा में न लिया जाए तो बहुत सारे रोग ऐसे होंगे जो, जैसे कहते हैं कि तली भुनी चीजों का आप खाएंगे तो रोगों को बुलावा दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। तो हम लोगों ने वसा को देखा कि इसका क्या क्या शरीर में इसका काम क्या होता है और इसके स्रोत क्या होते हैं। अब हम लोग देखते हैं शरीर निर्माण के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए जो दूसरा हम लोग था, पहला तो था क्या कहते हैं कि ऊर्जा प्रदान करने के आधार पे, दूसरा जो है शरीर निर्माण, शारीरिक वृद्धि के आधार पे। तो उसमें हम लोग देखेंगे कौन सा है, तो उसमें है प्रोटीन। प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल से बना होता है, इसका निर्माण अम्ल से होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है, यह शरीर के वृद्धि व विकास में सहायक होती है। ठीक, इसमें कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस इत्यादि खनिज लवण पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, और इसका जो होता है ये ऊर्जा भी देता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बाद यह ऊर्जा प्रदान करता है। अब जैसे शरीर के निर्माण में और शरीर के विकास वृद्धि में तो काम करता ही करता है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट शरीर से निकल जाती है या उसकी कमी होने लगती है तो हमको, हमारे शरीर को कहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है, वो हमको प्रोटीन देने लगता है। तो ये दूसरे नंबर का तत्व है जो हमको, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब इसका हम लोग स्रोत देख लेते हैं। तो स्रोत देख लेते हैं। स्रोत है क्या क्या है, एक हम लोग देख लेते हैं, इसको मिटा दें क्या, स्रोत इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दें। आप लोग देख लिए हैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लिखा था, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और ऑक्सीजन भी लिख लीजिए, ऑक्सीजन भी है, इत्यादि ये पाए जाते हैं। तो इसको मिटा देंगे, इसके बाद स्रोत को अच्छे से थोड़ा बता देते हैं। प्रोटीन बहुत कारगर होता है, थोड़ी सी इसको स्रोत इसका लंबा ले जाऊंगा।
अब जैसे स्रोत है, अब स्रोत इसका कितने पर, प्रोटीन का काम होता है मेनली क्या होता है, हमारे शरीर को वृद्धि करता है। तो एक स्रोत होता है, एक स्रोत है वनस्पति आधारित, दूसरा जंतु आधारित। ठीक दोस्तों, एक वनस्पति से हमको प्राप्त होता है इसका, और दूसरा जो है प्राप्त होता है कैसे, तो पहला जो प्राप्त होता है वनस्पति से, जैसे सोयाबीन, चना, गेहूं। ठीक, और क्या होता है, दलहनी फसलें जो होती हैं जैसे मटर, दलहनी फसलें। ठीक दोस्तों, इत्यादि, ये सब वनस्पति जो होते हैं वनस्पति के आधार पर मिलते हैं। अब जंतु कैसे होते हैं, जंतु से हमको मिलता है क्या, मांस, अंडा। ठीक, अंडा, और मछली से भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि दूध, जंतु से दूध, ठीक, दूध हो गया। तो अब जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जैसे 42 से 46% करीब हमको प्रोटीन मिलता है, सर्वाधिक प्रोटीन इसमें हमको मिलता है। और चना, गेहूं, अब देखिए दलहनी फसलें, अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैसे दलहनी फसलों में अब क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है दलहनी के लिए, तो यहाँ नाइट्रोजन पाया जाता है मुख्य रूप से। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, पहले स्रोत देख लेते हैं अच्छे से। अब जैसे क्या होता है कि मांस में क्या, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मायोसिन। ठीक दोस्तों, मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन सा पाया जाता है, तो दूध में केसिन पाया जाता है। अब यही सब क्वेश्चन पूछ देगा, दूध में कौन सा प्रोटीन, तो पढ़ के निकल जाते हैं, और क्या कहते हैं कि हम स्रोत भी पढ़ के निकल जाते हैं। लेकिन क्या है कि इसको हमने बहुत गहराई से देखा, तब पता चला कि अच्छा क्वेश्चन तो यहाँ से निकल रहा है। तो दूध में क्या होता है, केसिन पाया जाता है। अब जैसे नाखून, बाल इत्यादि में हमारा केराटिन नामक वो पाया जाता है। नाखून, बाल में केराटिन पाया जाता है। केराटिन। अब जैसे गाजर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है। ठीक दोस्तों, तो आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इसका स्रोत जो होता है प्रोटीन, हमारे जीवन में, हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक तत्व है। तो प्रोटीन हमारे शरीर में कैसे वृद्धि करता है, तो हम लोग इसको देख लिए हैं। और अब हम लोग देखते हैं खनिज लवण को देखेंगे। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब खनिज लवण मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे, बहुत ज्यादा खनिज लवण को नहीं पढ़ना है, लेकिन खनिज लवण है। जिसमें मुख्य रूप से क्या है, आयोडीन है। आयोडीन, लोहा या आयरन। ठीक दोस्तों, लोहा, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस। ठीक दोस्तों, एक होता है नाइट्रोजन। ठीक, इतने हम लोग को देखना। तो इसमें हम लोग पहले शुरू करते हैं थोड़ा सा नाइट्रोजन। उसमें जो प्रोटीन में नाइट्रोजन
थोड़ा सी बहुत वो है तो उसको देख लेते हैं, बहुत हल्का सा देखेंगे। नाइट्रोजन मुख्य रूप से हमको वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये 72% करीब है, और हमको जमीन पे नहीं मिलता है और कहीं हवा में नहीं मिलता है। तो जब ये वायुमंडल से जब हमको इसको वायुमंडल से दलहनी फसलों में या फसलों में जैसे पोषक तत्व की तो आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है नाइट्रोजन की, लेकिन इसकी आवश्यकता जब पड़ती है तो हमारे पौधे कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, अपने उपयोग कैसे बनाते हैं और हमारे शरीर में कैसे इसका परिवर्तन होता है, क्योंकि ये तो वायुमंडल में 72% है, लेकिन पृथ्वी के नीचे या पृथ्वी में इसका थोड़ा भी नहीं पाया जाता है। जो पाया जाता है ये पौधों के अनुसार या अवशिष्ट पदार्थों के अवशिष्ट जो है उसके अवशिष्ट के आधार पे उसको पाया जाता है, जो कि परमानेंट नहीं होता है, तुरंत बदल जाता है, तुरंत खत्म हो जाता है। तो जब हम जैसे फसल आ गया, दलहनी फसल है, तो इसको कन्वर्ट करता है ये डायरेक्ट रूप से। डायरेक्ट क्या करता है, तो इसमें जो गांठ होती है इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे कहते हैं राइजोबियम। इसमें यही था कि पूछ देता है कि दलहनी फसलों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, उसका नाम है राइजोबियम। एक इसका कार्य क्या होता है कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करके पौधों के पोषक तत्वों में कन्वर्ट करके उसको इसको लाभ देता है। तो बस इसमें जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन चक्र में इसकी भूमिका होती है, जो नाइट्रोजन स्थापित करने में ये काम करता है। ये और बहुत गहरा है, लेकिन इस उतनी गहराई में जाने की हम लोग को जरूरत नहीं है, तो बस ये राइजोबियम के लिए आवश्यक था, तो वह बता दिया। अब आते हैं आयोडीन। आयोडीन जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आयोडीन युक्त नमक बहुत सुने हम लोग ऐड में, तो आयोडीन युक्त नमक का मतलब कि यह मुख्य रूप से ये नमक में पाया नहीं जाता है, ये पाया जाता है, मिलाया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार के द्वारा। ये बहुत कम मात्रा में हर नमक में, क्योंकि सरलता से उपलब्ध हो सकता है और हर घर में यूज होने वाला चीज है, तो बहुत आसानी से ये आयोडीन को मिलाया गया। ये मुख्य रूप से पाया जाता है समुद्री, जैसे सी फूड्स जिसे कहते हैं, सी फूड में पाया जाता है। तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसकी न होने से कौन सा घातक क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है। तो इस क्या करता है ना कि इसकी कमी से गले की जो नस है सूजने लगती है। ठीक, जिसे हम लोग एक रोग का नाम देते हैं जिसे घेंघा रोग कहते हैं। ठीक दोस्तों, और इसको घेंघा रोग कहते हैं। अब इसकी पूर्ति कहाँ से होती है, जो इसके स्रोत होते हैं उससे हमको इसकी पूर्ति होती है। तो ये मुख्य रूप से जो इसके स्रोत हैं वो समुद्री जो उत्पाद हैं, जैसे मछली, समुद्री मछली हो गया, ठीक, केकड़ा, और थोड़ा बहुत जो पाया जाता है यह अदरक में भी पाया जाता है, अदरक में भी पाया जाता है। तो इसकी वजह से हमको क्या होता है, घेंघा रोग हो जाता है। इसको बचाने के लिए हमको आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है और शरीर में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, और इससे जो होता है गला सूजने लगता है। दूसरा हम लोग देखते हैं बहुत जो होता है खनिज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहा या आयरन, जिसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। लोहा, ये हमको इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, और रक्त अल्पता रोग हो जाता है महिलाओं में जब गर्भवती होती हैं,
या बच्चों में बहुत तेजी से इसकी कमी होती है। तो ये क्या होता है, इसका स्रोत क्या होता है? सेव सेव हो गया, इसके बाद पालक, हरे पत्तेदार सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जी, धनिया, हरी धनिया, हरी धनिया, और मांस, अंडा, बादाम, अखरोट इत्यादि। अब इसकी कमी से हमारे अंदर, जो शरीर के अंदर एनीमिया रोग होता है, बच्चों में और महिलाओं में भी होता है, गर्भवती महिलाओं में। महिलाओं में भी बहुत तेजी से खून की कमी होने लगती है, जिसे एनीमिया कहते हैं, और रक्त अल्पता भी कहते हैं। और एक स्वस्थ मनुष्य में जो आयरन की आवश्यकता होती है, और ये जो होता है ना, ये ब्लड जो होता है, ब्लड को बनाने में सहायक होता है। तो इसी के माध्यम से क्या कहते हैं उसे, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती, ये पूर्ति करता है लोहा बहुत। और एक स्वस्थ मनुष्य में जो हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है 12 से 15 लीटर की आवश्यकता होती है, यदि स्वस्थ है तो। नहीं तो उसको बहुत आलस से आएगा और वो काम नहीं कर पाएगा, आलस से रहेगा, सोए रहेगा, बस यही सब उसकी दिनचर्या खराब होती रहेगी। अब हम लोग देखते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस, इन दोनों का काम मुख्य रूप से क्या होता है कि हड्डी जो बोन होता है, बोन और दांत, बोन और दांत को, मतलब हड्डी और दांत को मजबूती प्रदान करने में इनकी सहायता होती है, इनकी आवश्यकता होती है। अगर ये नहीं रहेंगे तो इनकी कमी से हमारे हड्डी कमजोर होने लगते हैं और दांतों में जो होता है वो कमजोर होने लगते हैं। नाखूनों में इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। तो इनका स्रोत क्या होता है? स्रोत दूध होता है, दूध, और दूध से बने उत्पाद, ठीक दोस्तों। और चूना भी इसका बहुत अच्छा होता है, चीनी, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है चूना में, तो इसको भी थोड़ा बहुत बच्चों को दूध में डालकर खिलाया जाता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। और मांस, अंडा, मछली इत्यादि में ये पाया जाता है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो रुक्षांश था और जल। खनिज लवण तो हमारा समाप्त हो गया। इसके बाद छोटा सा टॉपिक है, बस थोड़ा सा, रुक्षांश। रुक्षांश का मतलब क्या होता है कि रुक्षांश हमारे शरीर में क्या करता है, कोई ऐसा तत्व नहीं देता है, मजबूती नहीं देता है, लेकिन ये जो पाचन में इसकी भूमिका बहुत ज्यादा होती है। तो इसको हम कह सकते हैं पाचन के लिए आवश्यक होता है। अब पाचन के लिए आवश्यक है तो इसके लिए हमको बहुत, जैसे कि कोई तरल पदार्थ हो गया, तरल पदार्थ जैसे किसी भी फल सब्जी का जूस, जैसे आप ले सकते हैं अनार का जूस,
मौसमी का जूस, संतरे का जूस, ठीक दोस्तों। अब फल, पालक इत्यादि का मतलब जो जूस है, तरल पदार्थ में हम जिसको ले सकते हैं, वो हमारे पाचन के लिए काम करते हैं। अब उसी लगे हाथ देख लेते हैं जल। इनको बस क्वेश्चन आएगा तो पूछ देगा कि इनका काम क्या है, बस। अब जल, जल का काम हमारे शरीर में क्या होता है, डिहाइड्रेशन को दूर करना होता है, तापमान को संतुलित करना होता है, और पाचन संबंधी जितनी समस्याएं हैं उसको दूर करता है। और जल कहाँ से मिलता है हमको, तो जल हम H2O एक नॉर्मल पानी होता है। इसके बाद हम किसी फल का सेवन करते हैं, फल का सेवन करते हैं तो फल में मिलता है, सब्जी का सेवन करते हैं तो सब्जी में हमको पानी मिलता है। इसके अलावा जब हम दूध पीते हैं तो दूध में हमको जल मिलता है। तो इत्यादि स्रोत है, इसकी कमी नहीं है। बस ये है कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में। पानी की कमी हो जाएगी तो हमको ग्लूकोज देना पड़ जाएगा, तो वो कार्बोहाइड्रेट से हमको पूर्ति करना पड़ता है। एक और थोड़ा सा हम वो करना भूल गए हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है, तो उसमें हमको कितनी एनर्जी मिलती है, 4.1 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हम जब लेते हैं तो इसमें 4.1 किलो कैलोरी हमको एनर्जी मिलती है। जब हम प्रोटीन लेते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो इसमें हमको कितनी एनर्जी मिलती है, 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। जब हम वसा लेते हैं 1 ग्राम, तो हमको क्या मिलता है, इसमें 9.3 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये इतना डिफरेंस क्यों हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये त्वरित रूप से इसलिए गल जा रहा है, तुरंत हमको मिल जाता है। इसके बाद हमको जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है या शरीर में नहीं रहता है तो हमको प्रोटीन देती है। लास्ट में इसका नंबर आता है, और लास्ट में इसका नंबर आते आते अब ये बचा भी रहता है, शरीर में भंडारण भी रहता है, इसलिए मोटापा की स्थिति होती है। और हम देख सकते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट्स में ये लगभग दुगने का है, तो इसमें सर्वाधिक होता है और ये सर्वोत्तम होता है। ये तुरंत घुल जाता है, तुरंत एनर्जी दे देता है, एकदम ऑन द स्पॉट आपको मिलेगा वही दे देगा। और इसमें थोड़ा सा टूटने में इसको टाइम लगता है, तो इसलिए मोटापा ज़्यादा रहता है। मोटापा जब ज़्यादा रहता है तो बीमारियों को लाता है। तो ये आज का टॉपिक था दोस्तों, जिसमें हम लोग आज कवर किए भोजन के घटक, खनिज लवण और उससे होने वाली बीमारियां, उसके स्रोत। आप इस वीडियो को एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग अच्छे से इसको देखेंगे, पढ़ाई करेंगे और अच्छा नंबर लाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।